Today's topic is input output analysis. Input आउटपुट एनालिसिस। देखो बच्चे, इनपुट आउटपुट नाम से ही आपको क्लियर है क्या होता है इनपुट और क्या होता है आउटपुट। जल्दी बताइए। इसी को हम बोलते हैं लियनटिफ मॉडल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लियनटिफ मॉडल। लियनटिफ मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लियनटिफ ने दिया था। दिस इज गिवन बाय लियनटिफ, W लियनटिफ इनका पूरा नाम है। W लियनटिफ। लियनटिफ ने दिया था, इसलिए इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस या लियनटिफ मॉडल। जस्ट एक मिनट। ओके। इनपुट मीन्स आपका, फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन में जो भी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल और यहाँ पर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हो, लैंड यूज करते हो, ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसके अलावा अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको यूज करके उसकी प्रोसेसिंग करते हो, जैसे रॉ मटेरियल। जैसे आपका कॉटन यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कॉटन इज यूज इन टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन यूज करती है। ओके, तो कॉटन क्या है? इनपुट है जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज करती है। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं, इनपुट आउटपुट एनालिसिस मीन्स इनपुट यूज होता है आउटपुट के लिए, और हर इंडस्ट्री की यहाँ पर क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होती है। इंटरडिपेंडेंस मीन्स अगर आप मान लो, एग्जाम्पल लो स्टील का प्रोडक्शन जो होता है, स्टील इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन किया स्टील को क्या कोई दूसरी इंडस्ट्री जहां पर मशीन्स वगैरह बन रही है, स्टील को क्या यूज करेगी? मशीन्स, जहां पर मशीन का प्रोडक्शन हो रहा है, वो स्टील को एज ए रॉ मटेरियल यूज करेंगी, एज ए रॉ मटेरियल। स्टील से वो आगे आप कह सकते हो ऑटोमोबाइल कंपनी जो आपकी गाड़ियां वगैरह बनाती है, वो स्टील को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है, मीन्स उसको फर्दर प्रोसेस करेगी। और स्टील इंडस्ट्री का ये आउटपुट है। और कहाँ यूज हो रहा है? मशीन, जहां पर आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो इसको एज ए इनपुट यूज करेगी। तो ऐसी जो इंटरडिपेंडेंस है ना, एक इंडस्ट्री का आउटपुट या एक सेक्टर का आउटपुट दूसरे सेक्टर या दूसरी इंडस्ट्री में एज ए इनपुट यूज होता है। ठीक है कि हमारे पास सेक्टर हैं, हम मेनली अपनी इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और तीसरा सर्विस। हम पूरी इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। तो हमने 3 सेक्टर की बात की, कहीं का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अब स्टील का और ऑटोमोबाइल का एग्जांपल ले लिया। अब मैंने पूरी इकोनॉमी का एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेक्टर, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब ये बताओ बच्चे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, क्या वो इंडस्ट्री सेक्टर में यूज होता है? और जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, क्या वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है? या जो सर्विस सेक्टर का आउटपुट है, क्या वो एग्रीकल्चर में यूज होता है? कोई भी एग्जांपल ले लीजिए बच्चे, जैसे वीट एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी है कंजप्शन वीट की होती है, यस, वो यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, भी यूज करते हैं। कैसे? वीट को एज ए सीड यूज किया जाता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो वीट का प्रोडक्शन है, वो इंडस्ट्री में भी यूज होता है। वीट की आगे फर्दर प्रोसेसिंग होती है, आपका वीट से वीट फ्लोर बनता है, बिस्किट्स बनते हैं, ब्रेड्स बनते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग कहाँ होती है? इंडस्ट्री में। ओके, इंडस्ट्री का प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद वो। इसी तरीके से एग्रीकल्चर का जैसे वीट है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर अपना ही आउटपुट एज ए इनपुट यूज भी कर रहा है, और एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट दूसरी इंडस्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर में या इंडस्ट्री में एज ए इनपुट यूज हो रहा है। इसी तरीके से इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है, मान लो कोई इंडस्ट्री ने मशीन बनाई, मशीन का प्रोडक्शन किसी इंडस्ट्री ने किया, और वो मशीन
इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही कोई दूसरी इंडस्ट्री यूज कर रही है, तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही एज ए इनपुट यूज हो रहा है। आउटपुट भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का है और वो एज ए इनपुट इंडस्ट्री में हो रहा है। और जो मशीन्स बनती हैं कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी यूज की जाती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का वहां पर इनपुट कहाँ यूज हो रहा है, सॉरी, इंडस्ट्रियल सेक्टर का आउटपुट वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में एज ए इनपुट यूज होगा। ठीक है, मशीन्स को यूज करेंगे वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए। इसी तरीके से सर्विसेज, सर्विसेज हमारी बहुत सारी हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं। बैंकिंग सर्विसेज सर्विस सेक्टर का प्रोडक्ट है, वो इंडस्ट्री भी यूज करती है एज ए इनपुट, वो हमारा एग्रीकल्चर भी यूज करता है एज ए इनपुट, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी दोनों सेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री यूज करता है, एग्रीकल्चर यूज करता है। चलो ये बताओ भाई, जो सर्विस सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन इसी की आउटपुट है, तो क्या ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस खुद यूज नहीं करता है? सर्विस सेक्टर आपस में कनेक्शन के लिए टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज यूज करता नहीं, अपना ही प्रोडक्ट यूज करता है। ठीक है, तो मींस ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी खुद कंज्यूम नहीं करता? यस, वो अपना आउटपुट, उसका आउटपुट दूसरी इंडस्ट्री भी यूज कर रही है एज ए इनपुट, और वो अपना खुद का आउटपुट भी एज ए इनपुट यूज करता है। ठीक है, तो ये एक तरीके की इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है सारे सेक्टर्स में, पूरी इकोनॉमी। अब एक इवन सिंगल सेक्टर सोच के देख लो, फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग फैसिलिटीज बंद कर दो इसको, पूरी इकोनॉमी ढह जाएगी, पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा इसका। इसी तरीके से कोई भी एक सिंगल सेक्टर जिसको आप सबसे कम इंपॉर्टेंट मानते हो ना, कोई भी, उसको सोच के देखो, उसके बिना क्या हम काम चला सकते हैं? ऐसा लगेगा नहीं, यही सब कुछ है और इसके बिना बिल्कुल इकोनॉमी काम नहीं करेगी। तो हर एक चीज पर हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है। चलो, इसी के अकॉर्डिंग हमारा बना है इनपुट आउटपुट एनालिसिस। यहाँ पर हम जो सेक्टर की इंटरडिपेंडेंसी है उसको स्टडी करते हैं, जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी डिफरेंट सेक्टर में है ना, उसको स्टडी करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, ओके। अभी तक जस्ट मैंने आपको इनपुट और आउटपुट की बात की, मैं एक चीज अभी तक नहीं ले रही हूं। आप लोगों ने सुना होगा डिमांड, हमारे दो टाइप की डिमांड होती है, एक होती है आपकी फाइनल डिमांड, एक होती है फाइनल डिमांड, और दूसरी होती है इंटरमीडिएट डिमांड। इंटरमीडिएट डिमांड, इंटरमीडिएट डिमांड को हम वो डिमांड बोलते हैं जो हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए करते हैं, मींस एज ए इनपुट उनको यूज करने के लिए करते हैं। ये फाइनल डिमांड नहीं होती, जिसको मींस आगे हमें फर्दर प्रोसेस करना होता है, तो इसको आप इनपुट बोल सकते हो। ठीक है, फाइनल डिमांड वो होती है बच्चे जिसको हम आगे प्रोसेस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप गेहूं का एग्जाम्पल लो, एक तो गेहूं को आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो आगे, गे, आपका क्या गेहूं का आटा बना रहे हो, फिर बिस्किट बना रहे हो, उनको सेल कर रहे हो, तो वो इंटरमीडिएट डिमांड है। लेकिन अगर गेहूं को आप डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करिए, अपने घर में लेके आए, कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, जस्ट आटा बनाया और कंज्यूम कर लिया, तो वो एक डोमेस्टिक डिमांड है, जिसमें फर्दर आप वैल्यू ऐड नहीं करोगे, कोई वैल्यू एडिशन आगे करके आप उसको फर्दर सेल नहीं करोगे, तो उसको बोलते हैं फाइनल डिमांड। ये रिलेशनशिप तो हमने इनपुट आउटपुट का समझा कि इंडस्ट्रीज के कैसे प्रोडक्ट, एक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट उसी इंडस्ट्री में भी और बाकी इंडस्ट्री में एज ए इनपुट यूज होता है, लेकिन साथ में कोई भी प्रोडक्ट है एज ए फाइनल डिमांड भी तो यूज होता है। कि वीट है जैसे, वो एज ए फाइनल डिमांड डोमेस्टिक सेक्टर में यूज हो गया, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। उसी तरीके से इंडस्ट्रीज में भी कुछ मशीनेज हैं जो हम घर में यूज करते हैं, हमारी वॉशिंग मशीन है, चिमनी है, फैंस है, एसीज है, ये सारे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम इसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए नहीं, एज ए फाइनल डिमांड यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो इनपुट आउटपुट है वहाँ पर एक रिलेशनशिप बन जाता है। उस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कीजिए, वही मैं आपको समझा रही थी और उसी को मैं अब मैथमेटिकली ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी।
चलो देखते हैं। यहां पर मैंने सेक्टर लिया, फर्स्ट सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड सेक्टर इंडस्ट्री और थर्ड सेक्टर सर्विस सेक्टर। ओके, इधर भी मैं यही लूंगी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ये आपके पास सर्विस सेक्टर। ओके, यहां पर देखो, एक तरफ तो मैं प्रोडक्शन दिखाऊंगी उस सेक्टर का, मैं प्रोडक्शन दिखाऊंगी हॉरिजॉन्टली रोज में। ये है फ्रॉम सेक्टर, फ्रॉम सेक्टर जो सेक्टर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और वहां से कहीं जा रहा है, फ्रॉम सेक्टर उसको बोल लेंगे। ठीक है, ये जो यहां पर लिया मैंने कॉलम में दिखा रही हूं, उसके लिए मैं यूज कर रही हूं टू सेक्टर। टू सेक्टर मीन्स यहां पर जो ये सेक्टर है जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं उनका प्रोडक्शन में दिखाऊंगी। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन यहाँ, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन यहाँ, सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन यहाँ। ओके ओके, अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर मैं मैट्रिक्स का ही यूज करूंगी, यहाँ पर ध्यान रखना। एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जो यूज कर रहा है, देखो फ्रॉम सेक्टर का मतलब इस एग्रीकल्चर सेक्टर से जो पार्ट, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आउटपुट एग्रीकल्चर सेक्टर ही यूज कर रहा है एज ए इनपुट, उसको मैंने शो कर दिया A11 से। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर अपना देखो 1 1 है, मींस फर्स्ट सेक्टर से ही जो यूज कर रहा है। सेकंड इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, यहां मैं इसको यूज करूंगी A21, यानी फर्स्ट सेक्टर ये एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ कॉलम में जो दिखाया, सेकंड सेक्टर का इंडस्ट्री का जो आउटपुट एज ए इनपुट यूज कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। इसी तरीके से थर्ड यहां पर क्या हो जाएगा A31। अब अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर देखो सब में लास्ट में क्या है 1 1 1, मींस एग्रीकल्चर में जो जा रहा है टू सेक्टर है ना, तो इसमें जो जा रहा है कहां से, यहां से जो जा रहा है एग्रीकल्चर से वो A11 हो गया, इंडस्ट्री से जा रहा है A21 और सर्विस से जा रहा है A31। ओके, ये हमने एग्रीकल्चर का बना लिया। इसी तरीके से हमें सबका बनाना है, इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी बना लो। ये क्या है आपका A12, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर फर्स्ट सेक्टर से जो सेकंड सेक्टर में जा रहा है एज इनपुट यूज हो रहा है सेकंड सेक्टर में, फर्स्ट सेक्टर का आउटपुट है वो। ठीक है, लेकिन पूरा नहीं होता ना, कुछ पार्ट ही उसका वहां पर यूज होता है, इसलिए हमने इनको कोफिशिएंट से दिखाया है। नेक्स्ट यहां पर सेकंड सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही जो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप यहां पर लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो यूज हो रहा है और कहां से आ रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही आउटपुट यूज हो रहा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे A22। देन अब यहां पर A32, आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म बिल्कुल एज इट इज होती है बच्चे, ठीक है, अगर आपको नोटेशन याद है तो एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग। ये क्या हो जाएगा 1 3, ये क्या हो जाएगा 2 3 और ये क्या हो जाएगा 3 3। कंफ्यूजन थोड़ी सी आपको ये हो सकती है, देखो इस चीज को समझो, फ्रॉम सेक्टर जहां से जा रहा है वो ये है, और टू सेक्टर जिस सेक्टर में जा रहा है वो हमने यहां कॉलम में दिखाए, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ओके, ये तो हमने बात कर दी किसकी, सिर्फ जो उसका आउटपुट एज ए इनपुट यूज हुआ। क्या सारा आउटपुट एज ए इनपुट यूज होता है, नहीं ना, कुछ आउटपुट ऐसा भी होता है ना जो डोमेस्टिक सेक्टर में एज ए फाइनल डिमांड कंज्यूम कर लिया जाता है,
तो नेक्स्ट कॉलम बनाइए फाइनल डिमांड का। फाइनल डिमांड का, फाइनल डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्ट डोमेस्टिक सेक्टर में एज ए प्रोडक्ट मतलब एज ए फाइनल डिमांड कंज्यूम कर लिया गया। अब उसको एज ए इंटरमीडिएट डिमांड तो नहीं था ना, जिसमें फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे और मार्केट में फिर सेल कर देंगे। नो, जस्ट लाए और उसको कंज्यूम कर लिया, कोई वैल्यू एडिशन वहां पर नहीं होना। तो इसको फाइनल डिमांड है, इसलिए हम इसको नाम दे लेते हैं, नेमकरण हमें कुछ ऐसा ही करना होता है ना, रिलेटिव F1 बोल देते हैं। फर्स्ट सेक्टर का प्रोडक्ट जो एज ए फाइनल डिमांड यूज हुआ। इसी तरीके से इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट एज ए फाइनल डिमांड यूज हुआ F2। सर्विस सेक्टर का जो प्रोडक्ट एज ए फाइनल डिमांड डोमेस्टिक सेक्टर में यूज हुआ F3। ठीक है, नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, F1 F2 F3 रख लिया। अब देखो इन सब को मिलाकर, ठीक है, यहां पर इसका आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन। ये क्या आएगा, टोटल प्रोडक्शन किसका, फर्स्ट रो मुझे किसका टोटल प्रोडक्शन देगी, एग्रीकल्चर सेक्टर का। मैं मान लेती हूँ फर्स्ट सेक्टर है तो इसका टोटल प्रोडक्शन मैंने अज्यूम कर लिया X1, सेकंड सेक्टर का अज्यूम कर लेते हैं X2 और थर्ड सेक्टर का अज्यूम कर लेते हैं X3। ओके, अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर टोटल कितना प्रोडक्शन कर रहा है बच्चे, X1 प्रोडक्शन कर रहा है। तो X1 जो वो प्रोडक्शन कर रहा है उसमें से अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर से A11 यूज कर रहा है। लेकिन अगर वो X1 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, समझ रहे हो ना, अगर आपकी किसी चीज की कॉस्ट 1 यूनिट की 10 रुपए है और अगर आप ऐसी ऐसी 50 चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो तो टोटल कॉस्ट तो क्या किया आपका 500 आएगा ना। उस कॉस्ट को नंबर ऑफ प्रोडक्शन से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे करोगे ना। तो सेम मैं यहां पर करूंगी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्री सेक्टर में प्रोड्यूस हुआ, ये A1 शो कर रहा है 1 यूनिट के लिए। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर 1 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो कितना अपना आउटपुट वो एज ए इनपुट यूज कर रहा है। अगेन मैं बता रही हूँ, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है ना अपनी, तो वो कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज ए इनपुट यूज कर रहा है उसको मैंने शो किया है A11 से, टोटल नहीं, कोफिशिएंट है ये, कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट टोटल मिला के कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है। तो कोफिशिएंट है ये मैम सिंगल। एक बार दोबारा बताना ये A11 वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज समझाने की है, यही समझ लो तो बहुत है। अच्छा एक एग्जांपल लो, आप कंजप्शन का एग्जांपल लो। कंजप्शन अगर आप करते हो, ठीक है, आपकी कंजप्शन किन चीजों पे डिपेंड करती है, वो फंक्शन है इनकम का, आपकी वेल्थ का, आपके टेस्ट का, आपके फैमिली के साइज का, वेदर कंडीशन का। ठीक है, अगर मैं इसका फंक्शन बनाती हूँ ना तो कोफिशिएंट में फॉर्म में लिखती हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी, AY प्लस BW प्लस CT, टेस्ट के लिए T, और D फैमिली साइज के लिए सिर्फ F ले लेती हूँ। ठीक है, और वेदर कंडीशन के लिए सॉरी ऐड करो एक सेकेंड, प्लस DF प्लस EW। एक सेकेंड, इसको रीराइट फिर से मैं करती हूँ, बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं जो बुक्स में मिलता है। A1Y A2W A3T A4F A5W। इसका मतलब बच्चे ये है, अगर आप कोई यूनिट कंज्यूम कर रहे हो ना तो वो सारी इन चीजों पर डिपेंड करती है। और ये जो यहाँ पर एडिशन होगा ना, A1 A2 A3 A4 प्लस A5, वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, हमेशा 1 से लेस ही रहेगा। अगर आपने देखा हो जो छोटा सा फंक्शन आपकी बुक में यूज होता है, जब भी कंजप्शन का आप फंक्शन देखोगे ना ऐसे मिलेगा आपको, यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है नंबर, फॉर एग्जाम्पल 20 मिल गया, और प्लस यहाँ पर पॉइंट्स में मिलता है बच्चे आपको हमेशा 0.8 0.7 y। ये 0.8 ही क्यों होता, हमेशा पॉइंट में मिलेगा, क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं
कि जो टोटल कंजप्शन है ना, अगर 1 मान ली जाए तो उसका 0.8 पार्ट इनकम पर डिपेंड करता है, और जो बाकी 0.2 रह गया ना, वो इन अदर फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो वेल्थ पर डिपेंड करता है, वो टेस्ट पर डिपेंड करता है, वो फैमिली साइज पर डिपेंड करता है, वो वेदर पर डिपेंड करता है, और पता नहीं क्या फैक्टर्स है, हम बता ही नहीं सकते छोटे मोटे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा इस पर इफेक्ट आता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी कंजप्शन पर किसका आता है? इनकम का आता है। इसलिए इसकी वैल्यू 0.675 सब, और इसी रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं, बाकी कोई इतना फोकस नहीं करते हैं हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कैफिशिएंट बताना चाह रही हूँ, इनकी टोटल वैल्यू 1 से कम होगी। आप आगे एग्जांपल्स जब मैं सम्स कराऊंगी तो आपको इजीली समझ में आएगा कैसे। ओके, अभी के लिए याद रखो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो A11 है ना, ये कोफिशिएंट क्या दिखा रहा है कि अगर मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में सिंगल यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो मैं कितना एग्रीकल्चर आउटपुट यूज करूंगी एज ए इनपुट। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ A21 की, कि अगर मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में सिंगल यूनिट आउटपुट चाहिए तो मैं कितना इंडस्ट्रियल सेक्टर का आउटपुट एज ए इनपुट यूज करूंगी। इसी तरीके से ये यहाँ पर एक सिंगल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना मुझे सर्विस सेक्टर का आउटपुट यूज करना पड़ेगा, वो होगा A31। आई होप आपको अच्छे से ये चीज अब क्लियर होगी। ठीक है, चलो अब मैं इसको इरेज कर रही हूं, जिस नीचे वाले पार्ट को। ओके, तो अब एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है बच्चे, एक सिंगल यूनिट के लिए मैं एग्रीकल्चर से इतना कोफिशिएंट ले रही हूँ, जो मेरा कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर आउटपुट से आ रहा है, और मैं उसे एज ए इनपुट एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्शन के लिए कर रही हूँ। सिंगल यूनिट के लिए इतना है, लेकिन मेरा टोटल प्रोडक्शन तो X1 है। टोटल प्रोडक्शन क्या है बच्चे? X1 है। तो मैं टोटल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इसको X1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, इसको X1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ ताकि हमारा क्लीन दिखे। एक सेकंड के लिए इसको रीराइट करते हैं। A21। ओके, ओके, जब एग्रीकल्चर सेक्टर से जो इनपुट यूज हुआ A11 था, उसको मैंने X1 से मल्टीप्लाई कर लिया। सेम जब टोटल प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर का X1 कर रही हूँ तो मैं इसको भी तो X1 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, ये भी तो सिंगल प्रोडक्शन के लिए है, लेकिन मेरा टोटल प्रोडक्शन क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर का? X1 है। अगर इसको करेंगे तो फिर इसको भी करेंगे, ये भी एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए था, सिंगल यूनिट के लिए था, तो इसको भी टोटल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, इसी तरीके से सेकंड सेक्टर का आउटपुट क्या है बच्चे? टोटल X2 है, तो यहाँ भी X2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी X2 से मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ भी X2 से। थर्ड सेक्टर हमारा क्या है? इसका आउटपुट है X3। तो सिंगल का प्रोडक्शन में A13 आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो टोटल के प्रोडक्शन में कितना आएगा? तो उसको X3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी X3 से मल्टीप्लाई करो, और इसको भी X3 से मल्टीप्लाई करो। ओके बच्चे, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? यस यस मैम। मैम, ये तो एक किस्म से वो हो गया जैसे हम मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं करते थे, तो हमारी ये हो गई ऑर्डर A11 जी से लेके A33 तक ऑर्डर हो गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे X1 X2 X3 से, तो सेम यही आएगा सीक्वेंस। बिल्कुल, मैं मैट्रिक्स पे भी जाऊंगी, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड ही हम यूज करेंगे। ओके, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच, बेसिक समझ लो बस इसका। ओके, मैम हम लोगों ने किया क्यों है बट ये X1 किससे मल्टीप्लाई ये सब? किया क्यों है? यस। मैं वही तो बता रही। जो A11 है वो क्या बता रहा है कि अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में सिंगल यूनिट प्रोड्यूस करती हूँ, एक यूनिट प्रोड्यूस करती हूँ किसी भी चीज की, तो मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर से ही A11
इतनी अमाउंट किसकी यूज करनी पड़ती है, एग्रीकल्चर सेक्टर की यूज करनी पड़ती है एज ए इनपुट। तो सिंगल यूनिट के लिए है बच्चे ये, अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो, लेकिन मैं तो कितना प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैंने क्या जूम किया, हम x1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, x1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें सबके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा ना कितनी जरूरत है, ठीक है। तो ओके A11 मैम। इंटू x1 आ गया, इसी तरीके से नेक्स्ट A21 इंटू x1 आ गया, फिर ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की जरूरत है तो इसको x2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और ये सर्विस सेक्टर की नीड है तो इसको x3 से मल्टीप्लाई कर लिया। आई होप अब आपको क्लियर होगा। यस मैम। बनाना मैम। बहुत इजी है, देखो ये मैट्रिक्स की वही एलिमेंट्स नेम है, और फर्स्ट को x1 से, सेकंड को x2 से, थर्ड को x3 से, याद रखना, बनाना बहुत इजी है, बस जो इसके पीछे की थ्योरी है ना उसको समझो। ओके, अब इस सब को, अब आपको ये पता होना चाहिए इन सब का एडिशन, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल आउटपुट तो कितना था, इतना था, ये कुछ तो यहाँ यूज हो गया, जितनी भी जरूरत थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, कुछ इंडस्ट्री में यूज हो गया, कुछ सर्विस सेक्टर ने यूज कर लिया, और कुछ हमारा फाइनल डिमांड के तौर पर यूज हो गया, लेकिन इन सब का एडिशन अभी के लिए, अब बताओ मुझे, क्या इन सब का एडिशन एग्रीकल्चर के टोटल प्रोडक्शन से ज्यादा हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि ये टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ही जो यूज हुए हैं वो है सब, तो इन सब का एडिशन इस x1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को मैं अब करूंगी कि हमारा जो ये है, कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा मैम, जी आपने कहा इन सबका एडिशन जो होना चाहिए वो x1 के इक्वल होना चाहिए, जी लेकिन सबका एडिशन मतलब कि A11 मल्टीप्लाई बाय x1, x1 ये हाँ ठीक। जी, तो ये आपका क्या आएगा, A11 इंटू x1, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, उसी वही तो टोटल रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके, A12 x2, ये वो है जो एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्ट इंडस्ट्री में यूज होगा, वहां की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट A13 x3, ये जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्ट जितनी अमाउंट सर्विस सेक्टर ने यूज की, प्लस फाइनल डिमांड इज इक्वल टू x1। इसी तरीके से सेकंड A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस A23 x3, सॉरी यहाँ पर x3 था बच्चे, x3 प्लस F2 दैट मस्ट बी इक्वल टू x2। जस्ट मैं इसको सेकंड रो को उठा लिया है। देन थर्ड रो A31 x1 प्लस A32 x2 A33 x3 प्लस F3 इक्वल टू x3। ओके, ये वही फॉर्म बन गई जिसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम, ठीक है, लगभग लगभग आपकी वही जा रही है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो फाइनल डिमांड हमारी यहाँ है, और यहाँ पर देखिए एक चीज आप देख रहे हो, x1 यहाँ है और x1 यहाँ है, तो इन वेरिएबल्स को हम कंबाइन करेंगे, यहाँ पर x2 है, x2 है, यहाँ पर x3 है, यहाँ पर इस इक्वेशन में x3 है, तो मैं इनको कंबाइन करना चाहूंगी। अब कंबाइन करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैम एक क्वेश्चन है, जी आपने कहा कि जो ये A11 इंटू x1 प्लस A12 इंटू x2 इज इक्वल टू सारा जो भी है x1 के इक्वल आएगा, जी, और A11 जो है वो सिंगल जो हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्राइस है नो पर नो नो उस नो नो, उसका प्राइस नहीं है, देन ये प्राइस नहीं है बच्चे, ये वो कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट क्या दिखा रहा है कि अगर मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक सिंगल यूनिट की प्रोडक्शन चाहिए, एक यूनिट,
तो मुझे इतना है, ये जो कोफिशिएंट की वैल्यू होगी, इतना मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट एज ए इनपुट यूज करना होगा एक ठीक है। सिंगल प्रोडक्शन के लिए। लेकिन मैं तो x1 प्रोड्यूस कर रही हूँ ना, टोटल आउटपुट मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर का x1 माना है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं ये 10 को 50 से मल्टीप्लाई क्यों करूंगी? मतलब फॉर एग्जांपल मैं A11 को 10 ले लेती हूँ कि मैंने 10 जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट है, वो मैंने एग्रीकल्चर देखो, सेक्टर में लॉजिकली इनपुट तो में आप दे। 10 ले ही नहीं सकते। मैंने आपको तो जैसे वो बताया था कि अगर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की आपकी कॉस्ट 10 है, तो अगर आप टोटल 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 500 हो जाएगी ना। हम्म। तो उसी तरीके से मैं कह रही हूँ, एग्जाम्पल लिया गया था एक यूनिट की कॉस्ट का, जस्ट कि आपको यहाँ पर जैसे कॉस्ट एक सिंगल की है, ये रिक्वायरमेंट है, ये कॉस्ट नहीं है, ठीक है, यूनिट में है, ये प्राइस में नहीं है। तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? हम एक की अच्छा प्रोडक्शन को श्वेता, मुझे ये टोटल बताओ, प्रोडक्शन से। श्वेता मुझे ये बताओ, क्या हम एक सिंगल यूनिट प्रोड्यूस करेंगे? क्या सिंगल यूनिट प्रोडक्शन करनी है एग्रीकल्चर सेक्टर में? ऐसा होता है? हम्म, टोटल प्रोडक्शन तो नहीं। बहुत ज्यादा होता है ना। तो हम्म, टोटल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग मैं रिक्वायरमेंट निकाल लूंगी ना। अच्छा ठीक है, हाँ, समझिए। टोटल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट निकाली गई है ये, ठीक है। अब क्लियर है? यस मैम, मतलब कि टोटल प्रोडक्शन का कितना जो है हमने एज हाँ, अगर आउटपुट हम इनपुट में दिया x1 है। यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मुझे कितना मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट एज ए इनपुट एग्रीकल्चर सेक्टर में ही यूज हो जाएगा, कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज हो जाएगा, कुछ सर्विस सेक्टर में यूज हो जाएगा, और कुछ हमारा फाइनल डिमांड के तौर पर यूज हो जाएगा। और ये सारा यूज लगा के ही एक, यस, एक मिनट होल्ड करो। आप चले नहीं, मैं चले नहीं पड़ती। अच्छा, फ्रूट कई सारे ले आई हूँ, सब्जी तो चाहे आधी कम ले आई हूँ, गाजर ले आओ, गोभी, मटर और फ्रूट ले आई हूँ, टमाटर भी ले आई हो आधा किलो, मिर्च भी ले आई हो, फ्रूट भी लाना है। मैं तो इसलिए नहीं, ये सामान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चल मैं क्लास में हूँ। ओके, लेट्स रिज्यूम द क्लास। तो इतना क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, x1 यहाँ पर भी है और x1 यहाँ पर भी है, हम दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, एक प्लेस पर लेके आएंगे। तो लेके आइए, साइड चेंज कर लीजिए। F1 को हम इधर छोड़कर, यहाँ पर F1 है, बाकी सबको मैं लेफ्ट साइड में लेके जाती हूँ। लेफ्ट साइड में ऑलरेडी मेरे पास क्या है, x1 है, प्रेजेंट है, और ये जाकर उधर क्या हो जाएगा, माइनस में। साइड चेंज कर रहे हैं, A11 x1, ठीक है, x1 ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट था, इसको मैं उधर लेके गई, माइनस में हो गया। इसी तरीके से इसको भी लेके जाएंगे, तो ये भी उधर जाके क्या आ जाएगा, A12 x2, नेक्स्ट का भी साइन चेंज हो जाएगा, A13 x3। ओके, लेफ्ट साइड में बच्चे बस जस्ट क्या रह गया, F1 रह गया, अकेला रह गया। इक्वल का साइन है तो हम लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में लिख सकते हैं, तो यहां पर रह गया F1। सेम इसी तरीके से आप सेकंड के लिए कीजिए। सेकंड, साथ के साथ मैं सीक्वेंस चेंज कर रही हूँ, ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो पहले मैं x1 को ही लिखूंगी। ये x1 जाके क्या हो जाएगा, A21 x1। ओके, ऑलरेडी x2 वहां पर एक है, और x2 वाली ये टर्म भी उधर जाके माइनस में हो जाएगी, माइनस A22 x2, और तीसरी टर्म भी हमारे पास माइनस में होगी, A23 x3। और लेफ्ट साइड में जस्ट हमारे पास क्या रह गया, F2, तो इसको हमने राइट में लिख लिया, अकेला रह गया F2। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन साथ में सीक्वेंस में लगाओ,
पहले फर्स्ट वेरिएबल को लेके जाते हैं, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -a31x1, देन सेकंड a32x2, देन थर्ड x3 वहां पर एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको पहले लिख लेते हैं, और एक ये वाली टर्म जाएगी माइनस में हो जाएगी जाके a33x3 और इक्वल टू f3 हमारा यहां पर पेंडिंग रह गया। ओके, अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको यहां से देखती हूं, इस पार्ट को, इस दोनों टर्म में x1 प्रेजेंट है, इसी तरीके से यहाँ भी दोनों टर्म में x2 प्रेजेंट है, और यहाँ दोनों टर्म में x3 प्रेजेंट है, तो इसको कॉमन ले ले। फर्स्ट दोनों टर्म से मैंने x1 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाओ, और वेरिएबल को हमेशा हम बाद में लिखते हैं, मैंने इसलिए बाद में पीछे की साइड लिख लिया। यहाँ पर क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म में 1 और सेकेंड टर्म में a11, देन बाकी टर्म्स को एज इट इज नोट डाउन करो, a12x2 माइनस a13x3 दैट इज इक्वल टू f1। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म में क्या है, माइनस a21x1 एज इट इज। अब सेकेंड टर्म से मैं x2 को कॉमन लूंगी, जैसे मैंने वहां पर लिया था, तो यहां से x2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं, साइन यहाँ पर प्लस का। फर्स्ट टर्म में क्या रह जाएगा, यहाँ पर x2 था, x2 कॉमन ले लिया हमने, फैक्टर आउट कर लिया, तो ये 1 रह गया, और सेकेंड टर्म से x2 गया तो क्या रहा, a22 रह गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड टर्म एज इट इज, a23x3 दैट इज इक्वल टू f2। इसी तरीके से थर्ड टर्म, थर्ड इक्वेशन को कर लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज माइनस a31x1, ओके, फिर सेकेंड टर्म माइनस a32x2। अब यहां से क्या कॉमन आएगा हमारा, x3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं और बाद में लिख लेते हैं इसको x3 को। यहां से x3 गया 1, माइनस क्या आया आपके पास, a33। ओके, इतना हमने कर लिया है, ये सारा किसके इक्वल है, f3 के इक्वल है। ओके, अब इसी को नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये देखिए बच्चे, अब थोड़ी देर के लिए आपको मैंने क्या करा रखा है, ए मैट्रिक्स जिसमें मैंने एलिमेंट के नेम कराए थे उसको राइट डाउन कीजिए। A11 यहां नहीं लिखते, हम यहां लिखेंगे। ए मैट्रिक्स को A11, A12, A13, A21, A22, A23, A33, सॉरी 31, 32 और 33, जिसमें जो ये नंबर्स हैं रो और कॉलम को, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जैसे ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, ये ए मैट्रिक्स है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आपको नॉलेज होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं, और अदर देन डायगोनल एलिमेंट आर 0। ओके, ये 0। अब बच्चे यहां से 1 मिनट के लिए आपको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद लिखिए जरा, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1 माइनस A11 ना, देन ये 0 माइनस A12, देन 0 माइनस
A13, यस ना, क्योंकि बाकी जगह 0 है, वहां साइन चेंज होंगे, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पे 1 है, तो यहाँ पर 1 माइनस जो भी हमारा एलिमेंट है वो आ जाएगा। बाकी सब है जगह 0 माइनस करना, तो जस्ट उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा और कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला। A21 माइनस A31 माइनस A32। ओके, तो ये मैट्रिक्स क्या आपको दिख रही है, समझ में आ गया ये मैट्रिक्स कैसे बनी। अभी के लिए इस मैट्रिक्स को कॉपी करके रखो, मैं इसको करंट पेज पे ही कॉपी कर लिया, यहाँ पर साइड में रख लीजिए और बाकी सब कुछ इरेज कर दीजिए, जो भी आपके पास है इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बच्चे। साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म है और फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, याद है, ax इज A इक्वल टू into बी, X is equal to B. यस ना। ओके, तो आपको अब इसमें कन्वर्ट करना है, आपको पता है कि यहाँ पर b क्या है, ये वाली मैट्रिक्स क्या आएगा b में, F11 F22 F3, यही है ना। Yes, ma'am. ओके, इधर आपके पास एक x होता है, x वेरिएबल मैट्रिक्स होती है, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x1 मींस मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन निकालना है, x2 इंडस्ट्रियल सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन और x3 सर्विस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन। ये वेरिएबल है जो मुझे फाइंड करना है। ओके, अब इसको छोड़ के जो भी पार्ट है अब हमारा, वेरिएबल्स को हटा दो यहाँ से, वेरिएबल्स गए, x1 x2 x3 को भूल जाओ, बाकी एलिमेंट्स को नोट डाउन करो। 1 माइनस A11, यहाँ पर क्या रह जाएगा, माइनस A12, यहाँ माइनस A13, सेम यहाँ पर माइनस A21, 1 माइनस A22 माइनस A23 माइनस A31 माइनस A32 और ये 1 माइनस A33। अब बच्चे इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं, आई थिंक तो जीरोक्स दिख रहा है मुझे, तो बिल्कुल सिमिलर, यस ना। Yes. तो क्या मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस ए, या आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, इसको मैंने क्या किया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से माइनस करके निकाला था, तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये मेरा x और इधर आ गया b, यस, लिख सकते हैं। Yes, ma'am. ओके, तो हमें अब निकालना है x की वैल्यू, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो x को निकालने के लिए क्या मैं इसको, ये जो हमारा आइडेंटिटी माइनस ए मैट्रिक्स है, इसको उधर लेके जाऊं और इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स इनटू बी होगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये आपका फॉर्मूला बन गया इनपुट आउटपुट एनालिसिस का, जहां सॉल्यूशन के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और जो ये मैट्रिक्स है ना, किसको, आइडेंटिटी माइनस ए, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड लियंटिफ मैट्रिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, लियंटिफ मॉडल में यूज हुई है, तो इसको हम लियंटिफ मैट्रिक्स बोलते हैं, I माइनस ए, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड लियंटिफ मैट्रिक्स। ओके, तो आपके पास कई तरीके की मैट्रिक्स आती हैं इनपुट आउटपुट में, अभी मैं आपको बता रही हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये लियंटिफ मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया। इससे पहले जो यहां पर आपके पास गिवन है, आप इसी को कह सकते हो, यहां लियंटिफ मैट्रिक्स में ये जो अपने कोफिशिएंट्स निकाले हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये जो
कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगी डाटा में, वो सारा करेंगे। बस अभी के लिए आपको क्या यहाँ पर सीखना है, लियंटिव मैट्रिक्स को निकालना, कि लियंटिव मैट्रिक्स आपको सब में जैसे ही निकालनी है, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। कोई मैट्रिक्स आपके पास ए गिवन होगी, लियंटिव मैट्रिक्स के लिए जस्ट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, और लास्ट में सॉल्यूशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, क्या कोफिशिएंट हैं, कैसे वो यूज करते हैं, क्या उनकी इंटरडिपेंडेंसी, और फाइनल सॉल्यूशन हमारा इस इक्वेशन पर डिपेंड करता है। फाइनल डिमांड क्या है, ठीक है, टोटल आउटपुट, ये सब आपको समझ में आया है। आज मैं सारा आपको थ्योरी पार्ट पे ही फोकस कर रही हूँ, मैथ्स पे नहीं जा रहे। अब मैं आपको दो टाइप के इनपुट आउटपुट मॉडल होते हैं। एक टाइप हमारी होती है ओपन मॉडल, ओपन मॉडल, ठीक है, दूसरी होती है क्लोज मॉडल। तो ओपन मॉडल बच्चे वो होता है जिसमें हम फाइनल डिमांड को इंक्लूड करते हैं। क्या, फाइनल डिमांड इज इंक्लूडेड, फाइनल डिमांड इज इंक्लूडेड। अगर हम फाइनल डिमांड को यहां से हटा दें, फाइनल डिमांड कंसीडर मींस ये आपका कौन सा मॉडल है, ये आपका ओपन मॉडल है। जो मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगी वो फाइनल डिमांड को कंसीडर करके ही कराऊंगी, तो ये आपका ओपन मॉडल है। अगर हम फाइनल डिमांड को अज्यूम ना करें, कंसीडर ना करें, हमारे मॉडल में फाइनल डिमांड उसका एक पार्ट ना हो, तो उसको बोलते हैं क्लोज मॉडल। क्लोज मॉडल मीन्स देखो, कुछ ऐसा इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप बन सकता है ना किसी इंडस्ट्री में, जो सारा उनका प्रोडक्ट एज ए इनपुट ही यूज होता है, ठीक है, एज ए फाइनल डिमांड हम इसको यूज करते ही नहीं। तो ऐसी अगर एक दो इंडस्ट्री का अगर हम एग्जांपल लें, या एक दो सेक्टर का अगर हम एग्जांपल ले लें, तो वो कौन सा मॉडल बनेगा, क्लोज मॉडल बनेगा, जहां मींस फाइनल डिमांड या एक्सटर्नल एजेंसी, जैसे हमारी इसको बोलते हैं हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, उस प्रोडक्ट को की कोई भी कंजप्शन नहीं करती एज ए फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लोज मॉडल। तो ये जो सॉल्यूशन हम करते हैं वो किसका है, ओपन मॉडल का है, क्योंकि इसमें क्या है, फाइनल डिमांड इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा फाइनल डिमांड का। अब ना दो कंडीशंस हैं, कंडीशन देख लेते हैं, उसको बोलते हैं हम हॉकिंस साइमन कंडीशन। हॉकिंस साइमन condition, these condition are called viability condition of input output, viability condition of input output means कि अगर ये हॉकिंस साइमन कंडीशन फुलफिल ना हुई, तो हमारा जो इनपुट आउटपुट मॉडल है वो हमें रिजल्ट ही नहीं देगा, वो वाइबल नहीं होगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो उनको बोलते हैं वाइबिलिटी कंडीशन ऑफ इनपुट आउटपुट। हॉकिन और साइमन, ये दो इकोनॉमिक्स के नेम है बच्चे, एक इकोनॉमिक्स हॉकिन और दूसरा साइमन। इन दोनों इकोनॉमिक्स ने ये कंडीशन दी थी, that's why these are called Hawkins-Simon condition, okay? तो Hawkins-Simon condition है जो, ये देख लेते हैं क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ लियंटिव मैट्रिक्स इज पॉजिटिव। मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो आपके लियंटिव मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके आप निकालोगे, उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या होना चाहिए, इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होना चाहिए आपका। ये फर्स्ट कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड
आप इसको 1 मत लिखो, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन, दो ही कंडीशन है। सेकंड कंडीशन इज, एक मिनट होल्ड करना मुझे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच। ले आओ थोड़े पपीता, पपीता भी ले आओ। अंगूर बेच रहा तो पपीता और क्या है वो, किन्नू। हम्म। ओके, सेकंड कंडीशन इज diagonal element of Leontief matrix should be positive। अब इस चीज को समझिए बच्चे, डायगोनल एलिमेंट आपके कौन से होते हैं? लियंटिफ मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट आपके कौन से थे वो देखिए। जो आपका आपका 1 - A11 था, यहाँ पर 1 - A22, यहाँ पर 1 - A33, सॉरी 1 - A33, ये डायगोनल एलिमेंट थे। और मैंने आपको पहले ही बताया ना, A11 कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, हमेशा 1 से कम ही होगा। तो मैं 1 में से कोई नंबर जो लेस देन 1 है वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो आपको लगता है ये कभी नेगेटिव होने वाले हैं? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करके ही आपका क्या बनता है, लियंटिफ मैट्रिक्स बनती है। उसके डायगोनल एलिमेंट पर क्या होगा, 1 माइनस हो जाएंगे, 1 माइनस डायगोनल एलिमेंट होगा। तो ये हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये आपका लेस देन 0 हो। तो A11 1 - A11, तो वो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसी तरीके से 1 - A22 वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, और 1 - A33 ये सारे क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे। क्योंकि लियंटिफ मैट्रिक्स हमारी कब आती है, जब हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स को हम सबसे, क्योंकि ये सारे कोफिशिएंट है और ये लेस देन 1 है, तो उनको मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकते, हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो ये सेकंड कंडीशन है। और बच्चे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां भी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन की बात होती है, फर्स्ट कंडीशन इज कॉल्ड नेसेसरी कंडीशन। First condition is called necessary condition and second condition is called sufficient condition। Sufficient क्यों? मीन्स अगर सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाती है ना, तो नेसेसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। और फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं सेकंड भी आपकी क्या होगी, सक्सेसफुल होगी, कोई जरूरी नहीं। हाँ, सेकंड कंप्लीट सुफिशियंट है, मीन सेकंड सेटिस्फाई होगी तो फर्स्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब आप देखो, कोई मैं 2 by 2 की मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेती हूँ। ये एलिमेंट 0.3 है, ये एलिमेंट 0.4 है, ठीक है। यहाँ वाले जो एलिमेंट है वो नेगेटिव होते हैं आपके। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालूंगी ना, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करूंगी, तो हमेशा हमेशा जो आपका डिटर्मिनेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप आगे एग्जाम्पल में इस चीज को समझ जाओगे। तो आप यहाँ पर इतना याद रखिए, सुफिशियंट कंडीशन है कि अगर सेकंड कंडीशन मीट हो गई ना, तो फर्स्ट कंडीशन ऑटोमेटिकली मीट हो जाएगी, ठीक है। ये अपने आप में एक सुफिशिएंट कंडीशन है। ये सारा था अब आपका लियंटिफ
मैट्रिक्स या फिर लियंटी मॉडल आप इसको बोल सकते हो, या इनपुट आउटपुट एनालिसिस। सब कुछ थ्योरी पार्ट हमने इसमें कवर कर लिया। कल हम इसके मैम न्यूमेरिकल जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो ऑलवेज हमेशा लेस देन 1 के इक्वल होएगा ना, पॉजिटिव होएगा, पॉजिटिव होगा, नॉट और लेस नेगेटिव। देन 1 होएगा। नहीं, ये किसने बोला? डिटर्मिनेंट के बारे में ये तो नहीं बोला ना कि लेस देन अच्छा वन। आपने बोला, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। देखो अच्छा अच्छा, होगा, ठीक है बट ठीक। ऐसा नहीं है। वाइबल कंडीशन, वाइबिलिटी कंडीशन क्या है? ये दो कंडीशन है। वैसे आप ठीक है ठीक निकाल है। लोगे, ठीक है, वो आएगा लेस देन, क्योंकि पॉइंट्स में है ना हमारे तो नंबर। आपने ये कहा था कि भी जो A11 होएगा और A22 A33 ये लेस देन 1 के इक्वल होते हैं। नहीं, ये ग्रेटर देन 0 होंगे। हाँ, ये लेस देन 1 होते हैं। A11 या A12 हम्म, या A13, ये कोफिशिएंट है ना, ये हमेशा लेस देन 1 होंगे, मींस पॉइंट्स और में होंगे। A22 A23 भी ना, सब सब जितने भी, कोफिशिएंट, जितने भी इन सब कोफिशिएंट है। कोएफिशिएंट का एडिशन इज इक्वल टू 1 होगा। एडिशन मींस अगर हम सारा निकाल लेते हैं, तो अगर हमारे पास सारे कोफिशिएंट अवेलेबल हैं तो इज इक्वल टू 1 होगा। 1 होगा। अगर इसलिए इज इक्वल टू 1 है तो इन हर सब, एक और जो कोएफिशिएंट है वो 1 इन से इन लेस हो। सेकंड, इन सेकंड एक चीज मैंने अभी आपको नहीं बताई है, वो भी आप ऐड करवा ही लोगे, ठीक है? वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक फैक्टर देखो, आप इन सब चीजों की बात कर ली आपने, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। क्या लेबर यहाँ पर प्रोड्यूस होती है किसी भी सेक्टर में? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री प्रोडक्ट है, या कौन सा प्रोडक्ट है? लेबर। जरा बताइए मुझे। लेबर लेबर, सर्विस दे रही है ना अपनी, तो वो हाँ, सर्विसेज में आएगी। लेबर बच्चे एक पर अलग, लेबर किस सेक्टर में होती है मैम? हाँ, लेबर आपका एक अलग ही है, डिराइव्ड फैक्टर, वो सर्विस नहीं है, ठीक है? लेबर को आप एम्प्लॉय करते हो, इसलिए हम यहाँ पर एक और लेते हैं, इसको बोलते हैं लेबर रिक्वायरमेंट। लेबर रिक्वायरमेंट वो L1 होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो यूज होगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होगी L2 होगी, और इसमें जो यूज होगी L3 होगी। मैं सम्स में आपको ये डिटेल में कराऊंगी। तो ये होगी लेबर रिक्वायरमेंट L1 इंटू X1, यहाँ की L2 इंटू X2, और यहाँ की L3 इंटू X3। अगर अब मैं इन सबको ऐड करती हूँ, किसको? A11, A21, A31, और साथ में मैंने लेबर को भी ले लिया, ये इक्वल टू 1 आएगा बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपको A11 मिल जाए 0.3, A21 है 0.4, A31 है आपके पास 0.1। अब इन तीनों का एडिशन कितना आया बच्चे? 8 ना, 0.8। तो L1 मेरा क्या होगा? 1 माइनस 0.8, तो 0.2 मेरा L1 हो गया। अगर क्वेश्चन में दिया है तो भी ठीक है, इन सबका एडिशन होगा 1 के इक्वल। नहीं गिवन है तो आप L1 इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है? ओके मैम। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर टोटल लेबर रिक्वायरमेंट निकालनी है, टोटल लेबर रिक्वायरमेंट मीन सभी सेक्टर की ना, तो इन सबको ऐड कर दो, L1 X1 L2 X2 प्लस L3 X3, ये टोटल लेबर रिक्वायरमेंट आ गई पूरी तीनों सेक्टर्स की, ठीक है? आज मैंने थ्योरी पार्ट डिस्कस किया है, कल की क्लास में मैथमेटिकल करेंगे, बड़ा इजी लगेगा आपको। मे बी आज थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा हो, बट समझ में मुझे लगता है आ गया होगा आराम से, ठीक है? समझ तो तो आ गया मैम। ये एक बार देख लेना, अगर किसी मैक्रो में या कहीं भी ये एज ए क्वेश्चन गिवन है, तो इसको फुल्ली प्रिपेयर करना। फुल्ली मैथमेटिकल क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, फुल स्कोरिंग, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट बेसिक ऐड कर लेना कि इनपुट आउटपुट किसने दी, क्वेश्चन ने दी थी, फिर लियंटिफ ने इसको एक्सपेंड किया था, बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ी सी ऐड करके सारा मैथमेटिकल आपका